हेलो स्टूडेंट्स, मैं साजन पांचाल आप सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आदर्श एजुकेशन ग्रुप पर सरफेस करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको कक्षा 12 की कक्षाएं कराई जा रही हैं, जिसमें मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। आपके कोर्स में 2 बुक हैं। फर्स्ट बुक है रेनबो और सेकंड बुक है पैनोरमा। रेनबो जो बुक है इसमें प्रोज और पोइट्री है, जिसमें आज हम पोइट्री की शुरुआत करेंगे, जिसमें आपकी फर्स्ट पोएम है द नोबल नेचर। पैनोरमा इसमें आपके स्टोरीज हैं जिनका अध्ययन अपन बाद में करेंगे। तो फर्स्ट पोएम आपकी है द नोबल नेचर। इसके पोइट है बेन जॉनसन, जो कि एक फेमस प्ले राइट अर्थात नाटककार और एक पोइट है, जिसका मतलब होता है कवि। यदि कोई महिला कविता लिखती है तो उसको हिंदी में कहते हैं कवयित्री। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, और इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड आता है पोइटेस। अब बात करते हैं द नोबल नेचर। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम इसको द पढ़ते हैं, कभी इसको बी पढ़ते हैं। द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। यदि द के बाद अर्थात इसके वर्ड के बाद यदि कोई कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो आप पढ़ते हैं उसको द। यदि वोवल साउंड आता है तो आप इसको पढ़ते हैं दी। जैसे एक एग्जांपल देखिए, दी एप्पल। इसको पढ़ेंगे हम दी, क्योंकि यहां पे जो ए का ध्वनि आ रही है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे। और यहां पे नोबल न कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे द नोबल नेचर। इसके पोइट हैं बेन जॉनसन। अब नोबल का अर्थ, नोबल का अर्थ होता है उत्तम। यहां हम नोबल का अर्थ निकाल सकते हैं महान। नेचर प्रकृति या स्वभाव। नेचर का अर्थ होता है स्वभाव, तो यहां पर द नोबल नेचर का अर्थ निकलेगा महान प्रकृति या उत्तम प्रकृति, उत्तम स्वभाव या महान स्वभाव। नेचर जैसे कि हम कहते हैं किसी की भी हैबिट्स, उसका रहने का तरीका, बोलने का तरीका, उसको हम उसके नेचर से लेते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना किसी को बहुत सी बार कि इसका तो नेचर ही खराब है यार, तो नेचर का अर्थ होता है वहां पर उसके स्वभाव से। अब पॉइंट, द नोबल नेचर एक शॉर्ट लिरिक है। क्या है? एक शॉर्ट लिरिक। बात आती है व्हाट इज लिरिक। लिरिक एक गीत होता है जिसको एक वाद्य यंत्र अर्थात इंस्ट्रूमेंट लायर इसके साथ गाया जाता है। इसका अर्थ होता है वीणा। अर्थात द नोबल नेचर एक शॉर्ट लिरिक है जिसको बेन जॉनसन ने रचा है। बेन जॉनसन ने इस कविता में गागर में सागर भरने का काम किया है। मात्र 10 पंक्तियों की ये कविता है, लेकिन इसमें उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बातें कही है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि गागर में सागर भर दो। यहाँ पर उन्होंने मानव के स्वभाव को, प्रकृति के जो 2 प्रतीक है, सिंबल, उनसे इंगित किया है। जहां पे कवि ने 2 सिंबल दिए हैं प्रकृति से। एक तो है ओक का पेड़ और एक है लिली। ओक बलूत का पेड़ जो नॉर्थ अमेरिका में और मेक्सिको में पाए जाते हैं अधिकतर, और लिली अर्थात कुमुदिनी का फूल। तो यहां पे कविता की हम शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले हम वोकैबुलरी देख लेते हैं। ग्रोइंग, ग्रोइंग का अर्थ होता है बढ़ना या वृद्धि करना। ट्री, पेड़। बल्क, बल्क का मतलब होता है आकार में बड़ा, बिग इन साइज, अर्थात आकार में बड़ा होना। डॉट, पहले क्या होता था, डॉट का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में इसके स्थान पर या तो डू या डज का प्रयोग किया जाता है। तो आपको कहीं भी अगर डॉट मिलता है तो आप उसका किससे लगाएंगे, डू या डज से। मेक, बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, बेटर, अच्छा, श्रेष्ठ, बी का अर्थ होना। ओक, ओक एक पेड़ है जिसका हिंदी में नाम है बलूत का पेड़। टू फॉल अर्थात गिरना। लॉग मतलब लट्ठा, लट्ठा आप सब समझते होंगे। ड्राई, नॉट वेट, जो गीला नहीं हो अर्थात सूखा। बाल्ड, बाल्ड का अर्थ होता है गंजा, आपको पता ही होगा। बाल्ड, बाला फिल्म भी आई है इसके ऊपर और बाला सॉन्ग भी फेमस है। बाल्ड अर्थात गंजा। अब यहां पे गंजे से क्या तात्पर्य है, यहां पे इसका अर्थ है पत्तियों रहित, विदाउट लीव्स। जैसे बाल्ड का अर्थ होता है विदाउट हेयर, तो पत्तियों रहित। सियर, इसका अर्थ होता है मुरझाया हुआ। इसको अंग्रेजी में हम देख सकते हैं विदर्ड, WITHERED, विदर्ड अर्थात मुरझाया हुआ। यहां पर ड्राई एडजेक्टिव है, बाल्ड एडजेक्टिव है और सियर एडजेक्टिव है। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। It is not growing like a tree in bulk, doth make man better be, or standing long and oak 300 year to fall a log at last dry, bite and sear. It is not growing like a tree, अर्थात ग्रोइंग लाइक ए ट्री, पेड़ की तरह बढ़ना। ग्रोइंग मतलब बढ़ना, वृद्धि करना। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, पेड़ की तरह बढ़ना नहीं है। इन बल्क, आकार में, अर्थात एक पेड़ की तरह आकार में बड़े होना नहीं है। डॉथ मेक मैन बेटर बी, पेड़ की तरह आकार में बड़े होना व्यक्ति को महान नहीं बनाता है, व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं बनाता है। कवि यहाँ पे क्या चाह रहा है कि कोई भी अगर व्यक्ति है, यदि वो आकार में बड़ा है पेड़ की तरह, जैसे पेड़ एक बहुत विशाल आकार का होता है, तो उसकी तरह अगर कोई आकार में बड़ा हो जाए तो वो उस व्यक्ति को महान नहीं बनाता है। जैसे आप ले लीजिए खली को, उसका आकार बड़ा है, लेकिन अगर वो कोई भी रेसलिंग नहीं जीतता तो उसको हम महान नहीं कह सकते, उसको हम अच्छा नहीं बता सकते, क्योंकि केवल आकार में बड़े होना। आपने देखा होगा कि बहुत से साइंटिस्ट
आकार में बड़े नहीं होते हैं, अर्थात पतले दुबले होते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमें आज भी उन पर गर्व होता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, तो वो आकार में बड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने को क्या कहा जाता है, महान। तो यहाँ पे कभी यही कहना चाह रहा है कि आकार में बड़े होना किसी भी व्यक्ति को महान नहीं बनाता है, श्रेष्ठ नहीं बनाता है। बेटर का अर्थ यहाँ पे महान, श्रेष्ठ से आप ले सकते हैं। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर, आपने बहुत सी बार इस वर्ड को गलत पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं ईयर, जबकि ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है ईयर। कभी आपने देखा है क्या, कभी ऐसे लिखा जाता हो एन ईयर लिखा जाता है, ए और एन का प्रयोग कहां पर किया जाता है, वहां पर किया जाता है जहां पर इनके स्पेलिंग की शुरुआत वोवल साउंड से शुरू हो। अब यहां पे एन लिखा नहीं जाता है, जबकि क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यहां पे इसको क्या पढ़ा जाता है, या पढ़ा जाता है, या की वजह से यहां पे ए आता है। अगर ईयर पढ़ते हैं तो यहां पे एन आना चाहिए था, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ईयर के पहले क्या आता है, ए आता है। इसको क्या पढ़ेंगे, ईयर। आज तक आप गलत पढ़ रहे हो तो अब इसको सही पढ़ना। तो कवि यहाँ पे कह रहा है और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक। स्टैंडिंग मतलब, स्टैंड का मतलब होता है खड़े रहना, स्टैंडिंग मतलब अस्तित्व में रहना। तो ये अस्तित्व में रहता है लॉन्ग, लंबे समय तक। एन ओक बलूत का पेड़, बलूत का पेड़ का जो जीवन काल है वो बहुत लंबा होता है, 300 ईयर। लगभग बलूत का जो पेड़ है वो 300 ईयर, 300 वर्षों तक जीवित रहता है। टू फॉल, गिर जाना, अ लॉग लट्ठे के रूप में, एट लास्ट अंत में, ड्राई, बार्ड एंड सियर सूखा, पत्तियों रहित, क्योंकि अंत में पत्तियां झड़ जाती हैं तो पेड़ एक प्रकार से गंजा हो जाता है, तो उसकी सारी पत्तियां निकल जाती है। एंड सियर, और मुरझा जाता है। तो ओक का पेड़ ये 300 वर्षों तक जीता है, लेकिन ये एक प्रकार से यूजलेस पेड़ है, क्योंकि ना कोई फल देता है, ना फूल देता है, और ना ही ये व्यक्ति को छाया प्रदान कर सकता है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई होती है वो भी बहुत अधिक होती है, तो इसकी छाया भी हमें नसीब नहीं होती। तो इसीलिए इसको एक यूजलेस अर्थात निरर्थक प्रतीक माना गया है इसको। ओक का पेड़ 300 ईयर, तो ओक का पेड़ जो 300 वर्षों तक जीता है, ना कोई फल देता है, फूल देता है, ना छाया देता है, फिर भी 300 वर्षों तक जीवित रहता है, और अंत में एक लट्ठे के रूप में सूखकर, पत्ते रहित और मुरझाकर गिर जाता है। तो कवि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति का जो जीवन है वो लंबा और यूजलेस हो, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि जीवन कैसा हो, छोटा हो, लेकिन क्या हो, यूजफुल हो, जो किसी के काम आए। यहां पे कवि ने कहा है कि ओक का जो पेड़ है वो 300 सालों तक जीता है, लेकिन किसी प्रकार से कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे कि उसको महान कहा जाए। तो इसका जीवन लंबा है लेकिन यूजलेस है। और यहां पर कवि ने कहा है कि एक पेड़ की तरह भले आकार में बड़े हो जाओ तो भी आपको महान नहीं कहा जा सकता। अब महान नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल सही बात है, लंबा जीवन जीने से कोई महान नहीं होता। हमने हमारे गांवों में भी देखा होगा कि बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं 80, 90, 100 साल के,
लेकिन उनको महान या श्रेष्ठ नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उन्होंने ऐसी उपलब्धियां प्राप्त नहीं की, उन्होंने ऐसे समाज के लिए कार्य नहीं किए, उन्होंने अपने देश के लिए कार्य नहीं किए जिससे हम उनको क्या कह सके, महान बता सके। तो इसका सार इतना ही है कि कवि कहता है कि किसी भी पेड़ की तरह आकार में बड़े हो जाना या फिर एक ओक के पेड़ की तरह लंबा जीवन जीना वो व्यक्ति को महान नहीं बनाता है। तो कवि यहां पे एक अलंकार यूज करता है इस स्टेंजा में। अलंकार को आप जानते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। तो आपको ऐसे भी एग्जाम में दे सकता है कि ये 4 पंक्तियां दे दी, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए इन 4 पंक्तियों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो उसकी भी आपको पहचान होनी चाहिए। एक आपको मैं बताता हूं, एक अलंकार होता है सिमली। सिमली का हिंदी में अर्थ होता है उपमा। इसमें क्या होता है, 2 भिन्न भिन्न प्रजाति की वस्तुओं में तुलना की जाती है। 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और उन दोनों में क्या बताई जाती है? एक सिमिलरिटी बताई जाती है, अर्थात समानता बताई जाती है, सेम क्वालिटी। पहचानने का एक छोटा सा तरीका है, यदि पंक्ति में आपको लाइक और एज वर्ड दिखता है तो वहां पे आप कौन सा अलंकार बताएंगे? सिमिली। तो इस स्टेंजा में ग्रोइंग लाइक अ ट्री, यहां पर उपयोग हुआ है किस अलंकार का? सिमिली अलंकार का। अर्थात ग्रोइंग बढ़ना, यहां पे बताया गया है कि मानव का बढ़ना किसकी तरह? एक पेड़ की तरह इन बल्क आकार में बड़े होना। तो यहां पे पेड़ के आकार की तुलना मानव के आकार से की गई है, इसलिए यहां पे कौन सा अलंकार है? सिमिली अलंकार है। अब ओक के पेड़ के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि ओक का पेड़ जरूरी नहीं कि 300 साल का हो, वो 400, 500, 600, 700। अभी हाल ही में मैंने अध्ययन से पता लगाया कि एक ओक का पेड़ है जो लगभग 1500 वर्षों का है, इतने वर्ष पुराना ओक का पेड़, और यह अधिकतर नॉर्थ अमेरिका और मेक्सिको में पाए जाते हैं। तो इसकी अगर आपसे क्वालिटी पूछ ले, ऐसे क्वालिटी तो इसकी कुछ है नहीं, तो फिर भी विशेषताओं में कैरेक्टरिस्टिक्स में आ सकता है कि जो ओक का पेड़ है लिव 300 ईयर्स, कितने वर्षों तक जीता है? 300 सालों तक जीता है। इट डज नॉट गिव एनी फ्रूट, फ्लावर और शेडो, सो इट इज टोटली यूजलेस। तो यूजलेस होना, लंबा जीवन और यूजलेस हो तो किस काम का? जीवन छोटा हो वो भी अच्छा कहा जा सकता है, श्रेष्ठ कहा जा सकता है, लेकिन कब? जब हम उसको अपनी उपलब्धियों से, अपनी अच्छाइयों से उसको भरें। यहां पे यही है इस कविता में। यहां पे आपसे वो एक चीज और पूछ सकता है एग्जामिनर, वो होती है राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होती है? राइम स्कीम राइम स्कीम निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका है, किसी भी स्टेंजा की जो पंक्ति है उसकी अंतिम स्पेलिंग की ध्वनि, उसको दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन से मिलाइए। जहां पर आपको समान मिलती है
वहां पे आप अल्फाबेट से इसको इंगित कर सकते हैं, जैसे ए बी या ए बी ए या ए बी तो सेम हो गया। तो यहां पे हम देखते हैं कि इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है। यहां पे पढ़ते हैं ट्री, बी, यहां पे भी ई आया अंतिम और यहां पे भी ई आया, तो इसको हम दे सकते हैं ए से। तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ईयर आ रहा है और यहाँ पे सीयर आ रहा है, तो ये दोनों सेम वैल्यू ले रही है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सीयर, तो ईयर और सीयर। तो यहां पे इसकी राइम स्कीम है ए बी बी। इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? ए बी बी। इसमें कौन सा अलंकार यूज हुआ है? सिमिली। तो आई होप आप सभी पता लगा सकते हैं कि राइम स्कीम कैसे निकाली जाती है। अंतिम ध्वनि, वर्ड की अंतिम ध्वनि देखना और उससे आप पता लगा सकते हैं किसी भी स्टेंजा की राइम स्कीम क्या होगी। ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है या इस स्टेंजा में कौन सा सिमिली यूज हुआ है। अब ऐसे भी दे सकता है आपको कि एक वो पंक्ति छाटी है जिसमें सिमिली यूज हुआ है, तो आपको मैंने बता ही दिया कि लाइक और एज जहां पर भी आता है वहां पे सिमिली अलंकार होता है। तो ये आपकी पहला स्टेंजा था कंप्लीट। थैंक यू।